प्रिय बंधुओं, आज मैं एक केस जो गुड़गांव का ही था और मैंने वाइस चांसलर एसजीटी यूनिवर्सिटी का बनने के बाद जो मैंने पहला केस गुड़गांव में किया उसके बारे में बताऊंगा। एक गीतांजलि नाम की एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पत्नी एक पुलिस लाइन के पुलिस स्टेशन के पास एक अबंडन्ड पार्क, यह पार्क कोई एक्टिव पार्क नहीं था, पार्क के लिए जगह थी पर यह अबंडन्ड था। बेतरतीब उसमें पौधे उगे हुए थे और उसके पास ही दीवार से दूर पुलिस की चौकी भी थी। वहां पे गीतांजलि जी मृत पाई गई। उनके ऊपर कुछ कुल मिला के 3 चोटों के निशान थे और जो फेटल वुंड था वह चेस्ट पे था। वो वहां पड़ी थी और उनके पास ही एक रिवॉल्वर पड़ा हुआ था, .22 का रिवॉल्वर लाइसेंस था, इसलिए न तो गीतांजलि को आइडेंटिफाई करने की और उनके पति जो उस वक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे उनको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत हुई। अब कई प्रश्न उठने लगे, जैसे होता है मीडिया वाले अपना काम करते हैं, हालांकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि मीडिया को फैक्चुअल रिपोर्ट्स करनी चाहिए, लिमिटेड फैक्ट्स बताने चाहिए, अपनी परिकल्पनाओं से दूर रहना चाहिए, पर यहाँ कौन किसकी मानता है। अखबारों में छपा, कई तरह की थ्योरी उसके साथ छपा, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास जो गुड़गांव पुलिस थे उनके पास एक ही प्रश्न था कि रिवॉल्वर से 3 गोलियां चली हैं, एक छाती पे लगी है, एक इधर चन के पास से गई है, तो तीसरी गोली कहाँ है और ये गोलियां भी कहाँ है, क्योंकि अदरवाइज कोई कहेगा कहीं और मार के यहाँ फेंक दिया। और ये किसी ने मारी है और व्यक्ति ने या मृतिका ने स्वयं अपने आप को गोली मारी है, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे उस वक्त के जो यहाँ पे कमिश्नर पुलिस थे वो मेरे को पहले से ही जानते थे। उन्होंने एसजीटी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं वाइस चांसलर था वहाँ मेरे से कॉन्टैक्ट किया। मैं तब तक एम्स से रिटायर हो चुका था, रादर पूरा 1 साल हो गया था मुझे रिटायर हुए। जब उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मुझे क्राइम सीन पे आने को कहा तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं क्राइम सीन पर आ गया। मैंने देखा तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, सबको ध्यान में रखते हुए उस जगह को क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और मैंने जो अपना ओपिनियन बताया वो यही बताया, सिर्फ सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए
कि ये सेल्फ इन्फेक्टेड फायर आर्म इंजरीज हैं, क्योंकि फायर आर्म पास ही मिला है और उस वक्त सिर्फ एक ही गोली पुलिस को मिली थी। अब उस अबंडन्ड पार्क में जहाँ कभी सफाई भी नहीं हुई थी और जंगली पेड़ उगे हुए थे, बाकी बुलेट्स का बहुत मुश्किल था। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, जो रोड़ी साफ करने वाला वो बड़ी सी छाननी जो दीवार पे, ये जो सड़कों के पास सड़क बनाते वक्त लगाई जाती है, आप उसको ले आए और उससे अपने कॉन्स्टेबल्स को कहें कि पूरी रेत कम से कम 6-8 इंच उठा करके और उस पर डाली जाए, बुलेट्स मिल जाएंगे। बुलेट्स मिल गई, 3 बुलेट्स की रिकवरी हो गई। अब प्रश्न ये उठता था कि ये 3 बुलेट एक आदमी अपने आप को क्यों मारेगा, और जिसमें 2 फैटल नहीं हैं, जो पास से निकल गई हैं या चिन पे इधर चोट करती हुई गई हैं, तो ये कैसे हुआ? मेरा इस तरह से मानना था कि ये वेपन जो यहाँ पड़ा है उसमें से 3 गोलियां चली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो उसकी जो कंटेनर होता है जहाँ गोलियां रहती हैं, पिस्टल का जो रिवॉल्विंग चेम्बर है उसमें से 3 ही निकली हैं, फायर हुई हैं, वो साफ जाहिर हो रहा है। उनकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाएंगे, वो बात की बात है, पर उस वक्त इस तरह से विचार हुआ और मैं कन्विंस था अपने मन में। मैं उनके वहाँ से पैदल के घर तक भी गया, सारा रूट वगैरह भी हमने तय किया और पुलिस वालों के जो नहीं आप वहाँ लेके उसके भी कारण हमने वहाँ एक्सप्लेन किए। बड़ी दीवार थी वहाँ पे और वो एबंडेंस एरिया था, वहाँ कोई ऑर्डिनरली जाता भी नहीं था उस समय, कोई किसी विशेष पर्पज के लिए वहाँ पे आएगा, अदरवाइज कोई नहीं था। दूसरा, किसी ने प्रश्न उठाया कि हो सकता है ये पुलिस जो पास में पुलिस रेंज है वहाँ से कोई फ्राई करके आ गई हो, तो उसमें से कोई भी जो एमुनेशन पुलिस वाले फायर करते हैं उसमें से कोई ऐसा एमुनेशन नहीं था और ये एस्टेब्लिश हो चुका था थोड़े दिनों बाद ही कि ये पिस्टल से चली है। अब प्रश्न ये था कि स्टेट के कुछ अपने रूल होते हैं। अब हरियाणा स्टेट के अपने रूल्स थे। वहाँ पे एक रेफरल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रोहतक में था जो सारी फॉरेंसिक चीज़ों को देखता था। वहाँ के एक स्टेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट भी होता था जो सारे स्टेट केसेस के डुप्लीकेटेड केसेस को देखता था। मेरे हिसाब से किसी भी दूसरे एक्सपर्ट को पुलिस एंगेज कर सकती है, कोई भी एजेंसी एंगेज कर सकती है जब वो समझती है कि उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी, प्रोवाइडेड वो रिक्विजिट क्वालिफाइड एक्सपर्ट, रिटायर्ड या किसी और पोजीशन पे रहा हुआ एक्सपर्ट है जिसने काम किया है, उसको एंगेज किया जा सकता है, करना भी चाहिए, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। लेकिन सारी स्थिति को देखते हुए हमने ये उनको एडवाइस किया कि मुझे आप ऑफिशियली एंगेज नहीं करिएगा, एडवाइजरी तक ठीक है, आप किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम का इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर भी ऑथराइज्ड है किसी से भी ओपिनियन या एडवाइजरी लेने के लिए। वो एडवाइजरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आती, लेकिन वो लीड लेने के लिए तो फ्री है। यही तो इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम 10-50 लोगों को पूछते हैं, उससे पता करते हैं कहाँ पे क्या है, कौन किधर से गया। तो इस तरह का जिसको आप इंट्रोगेटरी पार्ट मान सकते हैं, उसके लिए किसी भी एक्सपर्ट्स को एडवाइजरी रूप में कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ऑफिशियली उससे रिटर्न ओपिनियन लेना, वहाँ पे कुछ
दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि कहीं भी स्टेट ने ये एक्सप्लिसिट किसी मैनुअल में मेंशन नहीं किया है। अगर वो एक लाइन कहीं मेंशन कर देते हैं मैनुअल में, इन केस कहीं भी एक्सपर्टाइज अवेलेबल है उस एरिया में, उसको पुलिस यूज कर सकते हैं ऑनररी और ऑन पेमेंट, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट पेमेंट पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि असंभव है, ये दिल्ली गवर्नमेंट में रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट में एक प्राइवेट लैब आंध्र प्रदेश से जब पी चिदम्बरम हुआ करते थे तब उन्होंने बनाई, उस प्राइवेट लैब को बाकायदा रिकॉग्नाइज किया गया, और सारी पेंडेंसी जो CFSL में और पुलिस के पास और डॉक्यूमेंट्स के बारे में थी कि उनके पास बहुत अच्छे कुछ डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स थे, वो उनसे क्लियरेंस करवाई गई। तो ये सिर्फ ऑथराइजेशन देने की बात है, और मेरा ऐसा ख्याल है कि ये ब्लैंकेट ऑथराइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम को पुलिस एंड अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को देना चाहिए कि जहां वो समझते हैं वो किसी को एंगेज कर सकते हैं। एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन उनका लेना है कि नहीं लेना है वो बाद में एक निर्णय की बात है, जो सोच समझ करके अगर वो एडवांटेजेस है, कन्विंसिंग है, साइंटिफिक है, तो उसको रखा जा सकता है। क्योंकि प्राइवेट वाला तो अभी भी ऑथराइज्ड है, किसी से भी, मेरे से भी आके ओपिनियन ले सकता है, कोर्ट में पेश कर सकता है, और कोर्ट में मैं एज ए प्राइवेट विटनेस अपीयर हो सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के उसमें मैं नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ा अपना, उनका सोच एक बड़ा डिफरेंट तरह से होता है। गवर्नमेंट के अधिकारियों का भी सोच और गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सोच भी बहुत डिफरेंट होता है। एक फ्री एक्सपर्ट्स है, फ्री हैंड एक्सपर्ट्स, दोनों की सोच में बड़ा अंतर रहता है। तो उन सबको सोचते हुए हमने उनको कहा कि आप एक बोर्ड बनाइए। हाँ, बोर्ड में आप किसी भी रिटायर्ड आदमी को या किसी भी एक्सपर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी मेंशन नहीं की गई है। और यहाँ काफ़ी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे अदर देन जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उनको बोर्ड्स में डाला गया है कि बोर्ड एक ऑटोनॉमस ओपिनियन है, एक स्पेशली अपॉइंटेड बॉडी का ओपिनियन है, और वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट माइंड गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है और उस पर रख सकती है। तब तक के CBI को चला गया था, और CBI ऐसे बोर्ड अक्सर बनाती रही है, कम से कम 45 साल तक तो मैंने उनको ये सर्विस प्रोवाइड की है। तो उनको ये कन्विंस होते हुए देर नहीं लगी और उन्होंने एक बोर्ड बनवा दिया। DC से, कलेक्टर से अप्रूव करवा के उन्होंने एक बोर्ड बना लिया। हालांकि उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं भी सक्षम होते हैं। वैसे पुलिस ऑफिसर जो दिल्ली में तो जो ऑर्डिनरी ACP ऑनवर्ड्स हैं वो खुद भी, बिकॉज सेमी क्वासी जुडिशियल पावर्स उनके पास होती है, तो वो अपना बोर्ड बना सकते हैं। हॉस्पिटल की अथॉरिटीज भी बना सकती हैं, बोर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हरियाणा की थोड़ी परिस्थिति दूसरी थी, और सबसे बड़ी बात, मैं नया था और मुझे हरियाणा के एक्सपर्ट्स का रुझान पता था। राजस्थान और हरियाणा के एक्सपर्ट्स का रुझान बाकी जगहों के एक्सपर्ट से रुझानों से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने मना किया था कि जब ऑफिशियल बनाना है तो आप नोटिफिकेशन से बोर्ड बनाइए। नोटिफिकेशन से बोर्ड बनने से पहले ही मैंने CBI के जो IG थे उनको बोल दिया कि देखिए, मुझे उम्मीद बहुत कम है कि ये बोर्ड सक्सेस जाएगा। मेरे पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस बोर्ड में कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सोच का यहाँ बहुत फर्क है, और वैसा ही हुआ। इस केस में बोर्ड बैठा और जो बोर्ड में मेंबर बने वो एक प्रोफेसर थे, और वो न्यूज़पेपर की जितनी कटिंग्स है वो लेके आए थे, और वो उन पे ज़्यादा रिलाय कर रहे थे मेरी ऑब्जर्वेशन पे या पुलिस के ऑब्जर्वेशन पे या फिर CBI के ऑब्जर्वेशन पे। उनका मुख्य प्रश्न यही था, ये अखबार में लिखा है, ये कैसे लिखा है, इस अखबार में, उस अखबार में ये स्टोरी आई है, वो स्टोरी आई है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो भाई, अखबार से तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट्स का मैं अखबार से क्या मतलब, कुछ भी निकालें। हिंदुस्तान में क्योंकि बहुत कम इंस्टेंस देखी है,
मैंने जहाँ पे कि न्यूज़पेपर के सिर्फ मैंने बताया जो पिछली बार कमलेश्वर ने एक रिकॉर्ड करके टीवी पे रिलीज किया था जलता सवाल, तो उसमें उस जलता सवाल को प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कभी कमलेश्वर ने या दूरदर्शन ने वैसी फिल्म बनाई होगी, क्योंकि जब कोर्ट में अपीयर होते हैं या कोर्ट में किसी चीज़ का डिस्कशन होता है तो उनको सब बातें वो मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी बातें तो बिल्कुल मन गढ़ अपने मन की बातें होती हैं, अपने इमोशंस की बातें होती है, दूसरों के इमोशंस की नहीं। ये दुनिया भर में प्रिवेलेंट है। मीडिया ट्रायल ये दुनिया भर में है, और ये उस व्यक्ति का जिसने जो एक्यूज्ड है, उस व्यक्ति का जो डिक्यूज्ड है, इन्वेस्टिगेशन का और जुडिशरी का सबका बराबर नुकसान करती है, एक साथ बराबर नुकसान करती है, और सच के छुप जाने की पूरी मदद करती है। और बहुत बात सिर्फ मीडिया के कारण बहुत बड़ा अन्याय भी होता है। रिपोर्टिंग हो बट मिनिमम और सेंसिबल। इनसेंसिबल रिपोर्टिंग, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये एक्सपर्ट वो बोल रहा है। यहाँ तो मैं देखता हूँ टीवी पर एक्सपर्ट्स आकर के अपना चेहरा दिखाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि कुछ का कुछ कल्पनाएं परिकल्पनाएं बता देते हैं। वैसा ही इस केस में भी हुआ। इसलिए वो जो बोर्ड मेरी चेयरमैनशिप में बना था, वो सिवाय अखबारों में एक न्यूज़ से ज़्यादा बनकर नहीं रहा। लेकिन मेरी जो अनऑफिशियल एडवाइजरी थी वो थी, मैं अपने ओपिनियन पे था कि इट्स ए केस ऑफ सुसाइड। प्रश्न ये बार बार पूछा जाता था कि वो 2 वोट क्यों फायर किए गए और बॉडी को टच करके क्यों गए। तो देखिए, सुसाइड का एक बहुत बड़ा जो अंग जो उसको प्रूव करता है वो होता है हेजिटेशनल अटेम्प्ट्स। कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड को डिसाइड करके जाता है, कितना भी डिटरमिनेशन आप कर लो, अंत समय में से 70-80% लोगों में द्वंद्व होगा। 20-25% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई द्वंद्व नहीं हो, निश्चय उनका पूरा है, आके उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। बट 70% लोगों में मिनिमम एक लास्ट मिनट द्वंद्व होता है। 2 चीजें बहुत होती है, लास्ट मिनट क्राई और लास्ट मिनट द्वंद्व। लास्ट मिनट क्राई ये होती है, वो किसी ना किसी को एक इंडिकेशन देता है कि मैं मरने जा रहा हूं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। मैं इस पे कभी आगे चर्चा करूंगा, मेरे पास कुछ अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को बताऊंगा। वो किसी ना किसी को जरूर कहेगा मैं मरने जा रहा हूं, इनडायरेक्ट रूप में। ये जिंदगी कुछ नहीं, मैं तो जिंदगी से परेशान हो गया, अच्छा है ये जिंदगी खत्म ही हो जाए। ये इनडायरेक्ट एक सुसाइडल क्राई है कि कोई तो मेरी बात को समझो और मुझे बचा लो, मुझे कोई समाधान दे दो, मेरे दर्द का कोई निवारण निकाल दो। इसको लास्ट क्राई बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस लास्ट क्राई को समझ पाते हैं, अनलेस अनटिल वो सुसाइड प्रिवेंशन में ट्रेंड नहीं हो। तो इसलिए उसकी लास्ट क्राई तो सामने आई नहीं, किसी को बताया होगा तो न तो समझ पाया होगा। समझ भी जाते हैं तो सुसाइड होने के बाद लोग डरते हैं कि इस पुलिस के मामले में हम क्यों जाएं। दूसरा होता है जब वो सुसाइड करता है तो एक नेचुरल हेजिटेशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। देखिए, हर वक्त हमारे पास 2 इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ऐसा सिगमंड फ्राइड ने कहा है, जो मैं भी विश्वास करता हूँ, इरोस एंड थैनेटोस। इरोस है डिजायर टू लिव और थैनेटोस है डिजायर टू डाई। इस इरोस और थैनेटोस का लास्ट मिनट में जब सुसाइड हो रहा होता है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो ऑलरेडी अपने थैनेटोस को, अपने इरोस को पराजित कर चुके होते हैं, मार चुके होते हैं। जिनमें थोड़ा सा भी इरोस अभी बाकी है, यानी कि जीने की इच्छा बाकी है,
तो वो थैनेटोस से संघर्ष करता है, यानी कि लास्ट मिनट में उसने पिस्टल अपनी तरफ लगा भी ली, सेट भी कर दी, लेकिन फायर करते वक्त थोड़ा सा मुंह इधर कर देगा। उसके हाथ कई बार इनवॉलेंट्री हो जाते हैं, क्योंकि ये संघर्ष हमारे मस्तिष्क में थैनेटोस वर्सेस इरोस चल रहा है। सो 1, 2, 3 भी देखे हैं मैंने, कई बार 3 से ज्यादा भी देखे हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं जो अबॉर्ट हो गए होते हैं, और फाइनली उनमें से एक सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहां भी 2 उनके जो अनसक्सेसफुल फायर हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली इरोस के कारण हेजिटेशनल फायर है। नंबर 1। दूसरा, एक और बात भी हो सकती है कि शी वॉज नॉट ट्रेंड इन फायरिंग। हालांकि अपने कॉलेज में लोग बताते थे बहुत अच्छी एथलीट थी, वो बहुत अच्छी मतलब पढ़ने वाली लड़की थी और खेलकूद में पूरा हिस्सा लेने वाली लड़की थी। शी वॉज अमंग गुड स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी कई बार सेल्फ निशाना लगाना मुश्किल होता है, जब तक कि आपने उसको पहले यूज नहीं किया है। तो दोनों फैक्टर मिला करके थैनेटोस और इरोस का झगड़ा का संघर्ष और सेल्फ पॉइंटिंग जो एम है वो चूक जाता है, और 1 या 2 फायर होने के बाद में थर्ड में डिटर्मिनेशन लेके वो अपने आप को मार लेते। वैसा ही इस केस में हुआ। लेकिन क्योंकि मेरा बोर्ड किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड एडमेंट एटीट्यूड टू सपोर्ट द थ्योरी गिवन इन द न्यूज़पेपर, और जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी जो यहाँ की थी उनके भी एक्सपर्ट से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया। उनकी भी अपनी एक फिक्स्ड आइडिया थी जिससे वो किसी भी हालत में इधर उधर सोचने को तैयार नहीं हैं। ये बहुत से एक्सपर्ट्स की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं हमेशा एक्सपर्ट्स को कहता हूँ, इन्वेस्टिगेटर्स को कहता हूँ, कीप योर ऑल विंडोज ओपन। साइंस इज अ मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसमें सब विंडो खुली रखनी पड़ती है। हर तरह की इंफॉर्मेशन को आपको रिसीव करके उसको एनालाइज करना पड़ता है, तभी जाके आप एक निर्णय में बैठते हैं। तब तक जब मैंने कार्रवाई बंद कर दी तो एक दूसरी कार्रवाई इनके पेरेंट्स ने शुरू कर दी। लड़की के पेरेंट्स ने डाउरी की, वो जो होती है वो मर्डर से भी खतरनाक। उनके हस्बैंड जेल में रहे, ट्रायल हुई, लेकिन ट्रायल में चलते चलते उनकी एक बच्ची भी थी। शायद बच्ची के कारण गीतांजलि के पेरेंट्स को कुछ सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि उसकी जीवन भी खराब हो जाएगी अगर वो इस हिस्ट्री के साथ बड़ी होती है कि उसके फादर ने अपनी मदर को मार दिया। मर्डर के अटैक तो लगा ही रखे थे। तो शायद ऐसा मन में विचार किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के मन में यह विचार आएगा, या और दूसरी आपकी हो सकता है कुछ और तरह से उनको सांत्वना या जैसा भी है अपने समाज में व्यवस्थाएं होती है उससे उनको ये एहसास हुआ हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उन्होंने इस चीज़ को कोर्ट में मना कर दिया। वो होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर हो गए और उसके कारण जज साहब का एक्यूटल हो गया। कहानी का तात्पर्य और आज का मोरल स्टेटमेंट क्या है? नंबर 1, कभी भी कोई अपना निर्णय सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, घर में पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, कौन सा ऐसी फैमिली है जहां झगड़े नहीं होते? कौन सा ऐसा बेटा है जिसके साथ बाप का झगड़ा नहीं होता? परिवार है, परिवार में झगड़ा होना एक स्वाभाविक चीज है। रादर झगड़े होना
ये इंडिकेट करता है कि हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बॉडी में ठीक से बज रहा है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन उनको इतना व्यक्तिगत रूप से ले जाना कि सुसाइड करना, इससे पहले हर आदमी को साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प, किसी अच्छे किसी मित्र को नहीं। मेरे दादाजी कहते थे अगर आपका एक दोस्त है तो तुम किस्मत वाले हो। दो दोस्त हो, दोस्त तो कहते हो ये संभव नहीं है, 3 दोस्त है तो कहते हो तुम तो बेवकूफ हो। एक अच्छा दोस्त हमेशा जो आपका हो, किस्मत वाले हैं और आपके पास हैं, उससे डिस्क्लोजर का एडवाइस ले लेनी चाहिए। ऐसे निर्णय मन में आने के बाद तुरंत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उससे जा कर के डिस्कस करके ये करना चाहिए। हो सकता है ये आपके दिमाग में छुपे हुए डिप्रेशन या छुपी हुई दूसरी मानसिक विकार के कारण यह नॉर्मल स्थिति का विचार भी एसेंशिएट होकर आपको सुसाइड की तरफ ले जा रहा है। ये बहुत आवश्यक है। मैंने इस पर पूरी सीरीज डाली है, उसको हिंदी में भी करूँगा मैं, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।